So today we are back with the video related to mental status examination. इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कवर कर लिया है, दैट इज जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर. अब हमें कवर करना है स्पीच के बारे में. स्पीच के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? स्पीच के बारे में हमें वैसे पता चलेगा जब हम जैसे जैसे पेशेंट से बात करना स्टार्ट करेंगे. कुछ सारी चीज़ें तो आपने जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपने ऑब्जर्व की हैं मरीज़ के अंदर, मगर अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, आने वाली चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिसपे आपको पेशेंट से 1-to-1 कन्वर्सेशन करना है और पता करना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या पैटर्न ऑफ स्पीच उसका प्रेजेंट है. तो आइए चलिए देखते हैं स्पीच में क्या लिखा है. और हम कहाँ से देखने वाले हैं? हम आर श्रीवानी बुक के पीछे से अपेंडिक्स 2 में देखने वाले हैं. अपेंडिक्स 2 में हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट देखा है और उसमें ही सेकेंड पार्ट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के फॉर्मेट में आता है स्पीच. उसी को आज हम कवर करने वाले हैं. तो स्पीच में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? स्पीच में हम सबसे पहले देखेंगे इनिशिएशन. इनिशिएशन का मतलब पेशेंट मुझसे बात करना कैसे शुरू कर रहा है. या तो वो स्पॉन्टेनियसली, जैसे हम उसके सामने आए उसने बात करना शुरू कर दिया. हम किसी को अपने पास सामने देखते हैं, नॉर्मली हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो वो हो गया एक स्पॉन्टेनियस इनिशिएशन. दूसरा है स्पीक्स व्हेन स्पोकन टू. जब आपने उससे बात किया तब उसने आपसे बैक में बात किया. दूसरी चीज ऑब्जर्व करनी है. तीसरा, उसका जो स्पीच है वो बहुत ही मिनिमल है. मिनिमल मतलब ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत बातचीत करने में इच्छुक है. वो आपको बस थोड़ी बहुत बातचीत आपसे करना चाहता है, तो वो हो गया मिनिमल. और चौथा हो गया म्यूट. म्यूट का मतलब है कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम मम है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो दैट इज मम. तो दैट इज कमिंग अंडर इनिशिएशन. दूसरी चीज रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम का मतलब है कि अगर आपने किसी मरीज से पूछा कि तुम कैसे हो यार, हाँ, तो मरीज ने तुरंत जवाब दे दिया, तो उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम था. जैसे आपने पूछा वैसे ही उसने अपना रिएक्शन दे दिया. तो उसमें रिएक्शन टाइम के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है? तो सबसे पहली चीज होती है रिएक्शन टाइम का मतलब आप समझ गए, टाइम टेकन टू आंसर. कितना टाइम लगा रहा है पेशेंट आपके आंसर करने में, तो दैट इज रिएक्शन टाइम. सबसे पहला होता है नॉर्मल रिएक्शन टाइम. आपने जैसे क्वेश्चन किया, पेशेंट ने तुरंत आंसर किया, तो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन टाइम. उसके बाद डिलेड रिएक्शन टाइम. आपने पूछा तुम कैसे हो, उसने बहुत देर सोचने के बाद थोड़ा डिले करके बताया कि हाँ मैं ठीक हूं, तो दैट इज डिलेड आंसर. उसके बाद शॉर्टेड मतलब वो बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, कम शब्दों में आपसे वो बातचीत कर रहा है, तो दैट इज शॉर्टेड. देन डिफिकल्ट टू असेस मतलब वो रिएक्शन टाइम उसका बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू असेस का मतलब है कि वो आंसर कर रहा है, करना चाह रहा है, करेगा नहीं करेगा, तुम असेस ही नहीं कर पाओगे, तो दैट इज रिएक्शन टाइम के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखनी है. सेकेंड आता है रेट ऑफ स्पीड. रेट ऑफ स्पीच उसका कैसा है? रेट ऑफ स्पीच कैसा है? नॉर्मल है, जैसे हम बात कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच. स्लो का मतलब बहुत ही धीमे बात कर रहा है, बहुत ही धीमे, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो दैट इज वेरी स्लो रेट ऑफ स्पीच. हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसा बोला तो बहुत ही फास्ट बोल रहा है, तो दैट इज वो हमें रैपिड रेट ऑफ स्पीच में क्लासिफाई किया जाएगा. नेक्स्ट हमारा क्या देखना है? प्रोडक्टिविटी ऑफ स्पीच क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ स्पीच में मोनोसिलेबिक का मतलब होता है एक शब्द में आंसर कर रहा है. खाना खाया, हाँ खाया, हाँ बस हाँ, खाया भी नहीं, सोया था नहीं, मतलब एक ही वर्ड में वो आपको आंसर दे रहा है, तो दैट इज मोनोसिलेबिक. फिर डिटेल रिप्लाईज दे रहा है. दूसरी चीज है डिटेल रिप्लाईज. तुमने पूछा खाना खाया था, हाँ खाना खाया था, और फिर मैंने खाने में आलू पूड़ी खाया था, वो आलू पूड़ी मेरी मम्मी ने बनाया था, फिर वो आलू पूड़ी मम्मी बनाई थी क्योंकि पापा बाजार से सामान लेके आए थे, तो वो चीज़ों को बहुत डिटेल में बताएगा, तो वो भी दूसरी कैटेगरी आ गई पहले. उसके बाद प्रेशराइज्ड स्पीच है, मतलब बहुत उसको प्रेशर महसूस हो रहा है बोलने में, वो बोलना नहीं चाह रहा है मगर तुम उससे बार बार पिंच कर करके पूछ रहे हो, इस वजह से वो आंसर कर रहा है, तो दैट इज प्रेशराइज्ड स्पीच.
उसके बाद हमें वॉल्यूम चेक करनी है मरीज की कि किस वॉल्यूम में वो हमसे आंसर कर रहा है। तो दूसरा, वॉल्यूम में हम बातचीत कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करें, वो सिचुएशन के अनुसार हम चीजें करते हैं। तो हम सिचुएशन के अनुसार ही वीडियो बना रहे हैं तो नॉर्मल आवाज थोड़ा तेज करके बात करेंगे। तो उस तरीके से हमें जजमेंट अपनी पास करनी है पेशेंट के लिए। तो वॉल्यूम या तो नॉर्मल होगा या तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम होगा, बहुत ही लाउड बात कर रहा है वो, या डिक्रीज्ड होगा, या बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है पेशेंट। तो ये सारी चीजें भी हमें क्लासिफाई करनी है। उसके बाद टोन ऑफ स्पीच देखना है। टोन ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें आएंगी? टोन ऑफ स्पीच में आएगी नॉर्मल वेरिएशन, मतलब अगर मान लो कि मैं तुमसे कोई चीज नॉर्मली बात कर रही हूं तो अभी मेरा स्पीच बहुत ही नॉर्मल है, उस पे मैंने बोला कि हेल्यूसिनेशन आपको याद रखना है, तो मेरा स्पीच जो टोन था वो लो हाई पिच पे गया। तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम मुझसे पूछ लोगे। इस तरीके से मेरा जो पिच है वो सारे स्टेटमेंट में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से हमें पेशेंट में भी ऑब्जर्व करना है कि वो स्टेटमेंट के अनुसार अपनी पिच को ऊपर नीचे कर रहा है कि एक नॉर्मल मोनोटोनस स्पीच दे रहा है। रेलेवेंस का मतलब है कि अगर तुम उसको खाने के बारे में पूछ रहे हो, बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर आपने उससे पूछा कि तुमने क्या खाना खाया, तो उसने अगर सही आंसर किया कि हाँ मैंने रात में आलू पूड़ी खाई, तो दैट इज रेलेवेंट आंसर। तुमने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है और वो अपने मम्मी पापा का नाम बताएगा, तो इररिलेवेंट आंसर है। तो ये चीज आपको गौर करना है। तो रेलेवेंस कैसे चेक करेंगे? पहला चीज होगा फुली रेलेवेंट, या तो उसने पूरा जवाब दे दिया। दूसरी चीज होगी समटाइम्स ऑफ टारगेट, कभी कभार बात करने के दौरान अपनी मेन चीज छोड़ के किसी और टारगेट पे पहुंच जाएगा, तो दैट इज ऑफ टारगेट। फिर क्या हो गया? इररिलेवेंट आंसर, पूछ तुम कुछ और रहे हो, आंसर कुछ और दे रहा है, तो दैट इज इररिलेवेंट आंसर। अब हम बात करेंगे पेशेंट की स्ट्रीम ऑफ स्पीच के बारे में। स्ट्रीम ऑफ स्पीच का मतलब हो गया कि किस तरीके से वो अपनी बातें आगे लेके जा रहा है, तो दैट इज स्ट्रीम ऑफ स्पीच। तो स्ट्रीम ऑफ स्पीच में या तो नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ स्पीच होगा या तो होगा सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल का मतलब ये होता है कि वो आपको, जैसे आपने उससे कोई बात पूछी, कोई सवाल पूछा, सर्कमस्टेंशियल बता रही हूँ, याद से ध्यान से सुनना, कहीं लिख के रखना। अगर नॉर्मल स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आएगी बुक की कि सर्कमस्टेंशियल का मतलब क्या है, तो आप हिंदी में समझो और उसको समझ के अपने दिमाग में बिठाओ कि व्हाट इज सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल का मतलब एक तरीके से अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो कोई चीज राउंड 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 होगी, तो सर्कमस्टेंशियल के रूप में हम कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम पेशेंट को कोई सवाल पूछेंगे तो वो आंसर तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया हमें घुमा के लेके आएगा, उसके बाद एक आंसर करेगा, तो दैट इज सर्कमस्टेंशियलिटी। तो पेशेंट के बात करने के दौरान हमें ये नोटिस करना है कि वो कहीं तुम्हें पूरी दुनिया तो नहीं घुमा रहा है, अपनी एक आंसर पाने के लिए आप पूरी दुनिया तो उसके साथ नहीं घूम के आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका सर्कमस्टेंशियलिटी। उसके बाद दूसरी चीज है दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भागना, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम उससे कोई भी सवाल पूछ रहे हो तो वो तुमको आंसर कभी नहीं करेगा, वो तुम्हें ऐसी जगह लेके आएगा या लेके जाएगा कि वो तुम उसका आंसर कभी तुम्हें मिल ही नहीं सकता उसके मुंह से, तो दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियलिटी। वो उस आंसर से बहुत दूर भाग जाएगा कहीं, तो दैट इज टेंजेंशियलिटी। उसके बाद आता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब है स्ट्रीम ब्लॉक। स्ट्रीम ब्लॉक मतलब वो कुछ कह ही नहीं पा रहा है, हर चीज उसकी ब्लॉक पड़ी हुई है, कुछ उसके मुंह से नहीं निकल रहा है, तो दैट इज ब्लॉकिंग। फिर आता है वर्बिजेरेशन। वर्बिजेरेशन का मतलब होता है कि वो मरीज जो है वो एक मोनोटोनस टोन में कांस्टेंट रिपीट कर रहा है चीज़ों को, किसी वर्ड्स को, किसी फ्रेजेस को या किसी सेंटेंस को दोबारा से दोबारा रिपीट कर रहा है, वो तुम्हारा आंसर नहीं दे रहा है, उसी रिपीटेशन में वो लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्बिजेरेशन। उसके बाद नया शब्द आता है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब है कि उसका जो ध्यान है वो कॉन्टिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकता रहेगा। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, तुमने उससे एक नॉर्मल सा आंसर पूछा कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा आंसर देगा कि एक चीज बोलेगा फिर दूसरी चीज पे जाएगा, फिर दूसरी चीज बोलेगा तीसरी चीज पे जाएगा। वो आंसर देने के बजाय डिफरेंट थॉट्स पे उछलता रहेगा, डिफरेंट बातों पे उछलता रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लाइट ऑफ आइडियाज। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड एज क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब होता है कि वो
कंबाइन करता है। देखो, क्लैंग एसोसिएशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज बीइंग आस्क्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेरी ऑफन, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब होता है कि पेशेंट जो है उसको अगर एक वर्ड पता है तो वो उससे रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स को बोलता है। जैसे आई लाइक माई डैड, पैड, सैड, रैड, कैट, ऐसा नॉर्मल जो राइमिंग वर्ड्स है उसको वो रिपीट करेगा। तो दैट इज वो एसोसिएट करने की कोशिश करेगा, एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स को एसोसिएट करने की कोशिश करेगा। तो वो तरह तरह के राइमिंग वर्ड्स ढूंढेगा, वो आपका आंसर नहीं करेगा, वो अपने राइमिंग वाली दुनिया में खोया हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लैंग एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं वो स्ट्रीम ऑफ स्पीच में आती है। तो दूसरी चीज आती है कोहेरेंस ऑफ स्पीच। कोहेरेंस ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि वो जो पेशेंट बातचीत कर रहा है उसमें कितनी स्पष्टता है, कितना स्पष्ट बोल रहा है पेशेंट। तो कोहेरेंस का मतलब हुआ या तो वो फुली कोहेरेंट होगा, स्पष्ट बातें कर रहा है, जैसे कि हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं, आप मुझे कोई रिप्लाई करेंगे तो कोई बहुत ही स्पष्टता के साथ अपनी बातें आप रखेंगे। दूसरा है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन मतलब वो जो चीजें बोल रहा है वो स्पष्ट नहीं बोल रहा, कुछ एक बात बोल रहा है, उससे अनरिलेटेड कोई दूसरी बात बोल रहा है, फिर उससे अनरिलेटेड कोई तीसरी बात बोल रहा है, तो उसकी बातों में कोई भी एसोसिएशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। दूसरी चीज जो हमें स्पीच में देखनी है, जो अदर्स में आती है, जो हमने कल भी डिस्कस किया है, पार्ट 1 वीडियो में है, जिसने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू कंडक्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पार्ट 1 वीडियो जाके देखिए। उसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा यहाँ पे वही टर्म आया है जो पार्ट 1 में आया था, दैट इज कॉल्ड एज इकोलैलिया। इकोलैलिया के बारे में हमने कल डिस्कस किया है कि पेशेंट जो है एक टाइप के वर्ड्स को, फ्रेजेस को रिपीटेशन में बोलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इकोलैलिया। फिर नया शब्द हमारे सामने आया है जिसका मतलब है, जिसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज पर्सिवेरेशन। पर्सिवेरेशन का मतलब क्या होता है कि ये भी एक वॉलेंट्री बिहेवियर है। ये कैसा बिहेवियर है? वॉलेंट्री बिहेवियर है, जिसमें वो रिपीट करेगा आपके बिहेवियर को, आपके स्टेटमेंट्स को, आपके पैटर्न ऑफ स्पीच को, जब आप उसके सामने नहीं है तब भी। अगर पेशेंट ने कोई ऐसी चीज पकड़ ली है जो वो रिपीटेशन पे जा रहा है, किसी तरह से किसी चीज को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए सिंपल सी बात है, वो आपको कोशिश कर रहा है कॉपी करने की, तो आप अगर उसके सामने प्रेजेंट हैं, चाहे ना प्रेजेंट हो, मगर वो फिर भी आपको, आपके वर्ड्स को, आपके पैटर्न ऑफ स्पीच को, आपके बोलने के तरीके को रिपीट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सिवेरेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नया शब्द फिर से आया है जिसको हम कहते हैं नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म मतलब ये सारे शब्द जो हैं, जो आप सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके लिए वो शब्द जो है वो नया है। इसी तरह नियोलॉगिज्म के केस में क्या होता है, नियो का मतलब यहाँ पे न्यू वर्ड से है, तो पेशेंट जो है अपने तरीके से न्यू वर्ड्स फॉर्म करेगा, अपनी एक नई डिक्शनरी तैयार करके रखेगा, कह सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज नियोलॉगिज्म। तो ये आपको नया वर्ड मिला, ये आपको याद रखना है। पेशेंट विल ट्राई टू फॉर्म द न्यू वर्ड्स, और वो नए वर्ड्स ही बोलेगा जिसके मतलब आपको शायद नहीं पता होंगे, तो दैट इज नियोलॉगिज्म। उसके बाद ये सारी चीजें हमने देखी किसमें, स्पीच में। आपको याद रखना है, स्पीच में हमने उसका इनिशिएशन पैटर्न देखा, रिएक्शन टाइमिंग देखी, रेट ऑफ स्पीच देखा, प्रोडक्टिविटी ऑफ स्पीच देखा, वॉल्यूम ऑफ स्पीच देखा, टोन ऑफ स्पीच देखा, रेलेवेंस ऑफ स्पीच देखा, स्ट्रीम ऑफ स्पीच देखा, कोहेरेंस देखा, और अदर्स में बहुत सारे नए नए वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें हमें किस में देखनी है, स्पीच में देखनी है। नेक्स्ट चीज जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आता है, तो दो चीजें हमने बहुत ही डिटेल में कंप्लीट कर ली है। पहली थी हमारा जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, दूसरा चीज जो हमने कंप्लीट किया है दैट इज कॉल्ड एज स्पीच के अंदर में क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तीसरी चीज हमारे पास आती है दैट इज मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट बहुत ही सिंपल है। मूड एंड अफेक्ट में हमें कुछ नहीं करना है, पेशेंट से हमें नॉर्मल क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो मूड आप चेक कर रहे हैं, पेशेंट का मूड प्लस उसका अफेक्ट क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा मरीज से कि आप कैसा फील कर रहे हैं, पेशेंट ने आंसर दिया, हंस रहा है पेशेंट, भाई मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा हूं, ठीक है। पेशेंट हंस रहा है पर बोल रहा है उसको रोना आ रहा है, या पेशेंट
खुश है तो बोल रहा है कि हाँ मैं खुश हूं, तो वो आपका रेलेवेंट होगा, मूड एंड अफेक्ट जो होगा वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मैं दुखी हूं मगर हंस रहा है, तो कुछ तो दिक्कत है बॉस, है ना। तो इसलिए वो कहलाएगा इररिलेवेंट। तो आपको बस इतना बताना है कि पेशेंट का मूड प्लस उसका अफेक्ट रेलेवेंट है या इररिलेवेंट है, दोनों चीज। चौथी चीज, मूड एंड अफेक्ट खत्म हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मूड एंड अफेक्ट में यही सारी चीजें आपको याद रखनी है। और उसके बाद उसका जो मूड ऑफ स्टेट है उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें दी है, जैसे इरिटेटेड है, ठीक है, या एंशियस एक्सप्रेशन दे रहा है, या फियरफुल दे रहा है। ये सारी चीजें हमने रिपीट की है अपीयरेंस के दौरान, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो दैट इज मूड एंड अफेक्ट, फिनिश हो गया। दूसरी चीज क्या है, अब चौथी चीज आती है जो कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंडर में आएगी, तो दैट इज थॉट। थॉट पेशेंट का हमें असेस करना है। तो थॉट हम पेशेंट का कैसे असेस करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं, स्ट्रीम ऑफ थॉट। जैसे हमने स्पीच में असेस किया था, स्ट्रीम मतलब फ्लो कैसा है इस थॉट का, तो वो चीज हम असेस करेंगे। उसके अंदर आएगा नॉर्मल थॉट प्रोसेस का स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है पेशेंट का वो नॉर्मल है। उसके बाद रेसी थॉट्स है। रेसी थॉट्स का मतलब उसके थॉट्स एकदम रेस लगा रहे हैं, तुम उसको पकड़ ही नहीं सकते, उसके थॉट इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेसी थॉट्स। उसके बाद रिटार्डेड थिंकिंग। रिटार्डेड थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, रिटार्डेड थिंकिंग का मतलब हुआ कि जो वो बोलने की कोशिश कर रहा है या उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, रिटार्डेड है। वो क्या बोल रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत ही सोच रहा है चीज़ों को बोलने से पहले, तो दैट इज रिटार्डेड थॉट या थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, थॉट ब्लॉक मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा है, एकदम ब्लॉक्ड है। ठीक है, फिर अनक्लियर थिंकिंग है, मडर्ड थिंकिंग है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हम बता चुके हैं, क्लैंग एसोसिएशन मैं बता चुकी हूँ, म्यूटिज्म मैं बता चुकी हूँ। ये सारे वर्ड्स दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, आप दोबारा इस वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना है। तो दैट इज ऑल स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड चीज हमने जो थॉट के अंदर देखनी है दैट इज फॉर्म ऑफ थॉट। तो फॉर्म ऑफ थॉट में क्या क्या आएगा, या तो नॉर्मल है फॉर्मेशन ऑफ थॉट, ठीक है, इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। सर्कमस्टेंशियलिटी ऑफ थॉट, सर्कमस्टेंशियलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। टेंजेंशियलिटी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नियोलॉगिज्म भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पर्सिवेरेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारे वर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट नहीं किए जाएंगे। वीडियो में पीछे जाइए और देखिए, ये सारी चीजें हमें फिर से यहाँ पे देखनी है। नया वर्ड जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस का मतलब क्या है कि ठीक एक ही समय पर साइमल्टेनियसली एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही ऑब्जेक्ट के लिए पेशेंट के मन में दो दो तरीके के विचार होंगे, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। अगर मम्मी से अपनी वो प्यार करता है तो उसी समय अपनी मम्मी से नफरत भी करता होगा बैक ऑफ द माइंड। तो इसको हम कहते हैं एम्बीवेलेंस। ये एक थॉट प्रोसेस है, इसीलिए हम थॉट के अंदर इसको मेजर कर रहे हैं। तो एम्बीवेलेंस का मतलब यही हुआ कि एक टाइम पे कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस। कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस का मतलब एक टाइम पे एक पर्सन के लिए या एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है पेशेंट के दिमाग में, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो उसको हम कहेंगे एम्बीवेलेंस। ये सारी चीजें जो आती हैं वो आपके थॉट के अंदर में आती हैं। और फिर एक चीज और बचता है दैट इज कंटेंट ऑफ थॉट, जिसको चलिए अब मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाली हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करने वाली हूँ, जो कि हमारा थॉट के अंदर आता है, दैट इज कंटेंट ऑफ थॉट। कंटेंट ऑफ थॉट में आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए न्यू होंगे और आपको समझने की ज़रूरत है। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि हम कंटेंट ऑफ थॉट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और उस चीज़ को समझने की कितनी ज़रूरत थी, और आपको वो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी जब आप किसी और व्यक्ति में ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है डेल्यूजन्स। देखिए, डेल्यूजन्स का मतलब क्या होता है, डेल्यूजन्स का मतलब होता है कि एक मरीज जो होता है वो अपने अंदर एक फॉल्स बिलीफ पैदा कर चुका होता है। ठीक है, फॉल्स बिलीफ का मतलब वो फॉल्स बिलीफ कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरीके का फॉल्स बिलीफ हो सकता है। सारे प्रूफ उस बिलीफ के अगेंस्ट में बोलेंगे, सारे प्रूफ उस जो भी उसका थॉट प्रोसेस है, उसका जो बिलीफ है, उसका जो मान्यता है, वो जो सोच समझ के अपने दिमाग में बिठा चुका है जो थॉट, वो थॉट बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही झूठा है। उसके सारे प्रूफ मौजूद हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर बहुत ही रिजिडली उसने वो थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में बिठा लिया है, तो उसको हम कहते हैं डेल्यूजन्स। ठीक है, डेल्यूजन्स में डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डेल्यूजन के डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं जो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डेल्यूजन है दैट इज कॉल्ड एज पर्सिक्यूटरी डेल्यूजन। पर्सिक्यूटरी डेल्यूजन का मतलब क्या होता है कि द पेशेंट विल थिंक कि उसके चारों तरफ उसके शत्रु मौजूद हैं,
कोई ना कोई, जितने लोग उसके आसपास मौजूद हैं वो उससे प्यार नहीं करते हैं, वो उसके अगेंस्ट हैं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो उसको हानि पहुंचा सकते हैं। जब पेशेंट के दिमाग में ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो आपसे, अगर आप तीसरा व्यक्ति हैं जिसके बारे में वो चीज़ें सोच रहा है, वो उससे जाके नहीं कहेगा। जब आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पेशेंट का ले रहे हैं तो पेशेंट अगर आपको बोलता है कि ये सारी चीज़ें कि मेरे साथ में एक व्यक्ति रहता है या मेरे कमरे में एक और व्यक्ति है, एक और मरीज है जो मुझे मारना चाहता है, तो आप समझ जाना कि दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूटरी। ठीक है। नेक्स्ट डेल्यूजन का टाइप है दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि पेशेंट ऐसा सोचेगा कि जो भी चीजें आजू बाजू चल रही हैं, मरीज के इर्द गिर्द जो भी चीजें चल रही हैं वो सिर्फ उनसे रिलेटेड है। कोई अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई सिचुएशन हो रही है तो उससे रिलेटेड सिचुएशन हो रही है, कोई सिचुएशन अगर उसे हानि पहुंचा रही है तो वो सिचुएशन इसलिए हुई है ताकि उसे हानि पहुंच सके, तो दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। उसके दिमाग में ऐसा रहेगा कि जो भी चीजें इर्द गिर्द चल रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं वो मुझसे रिलेटेड हो रही हैं, मेरे बारे में लोग बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में चीजें हो रही हैं, मेरे लिए चीजें हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस और पैसिविटी। डेल्यूजन ऑफ पैसिविटी और डेल्यूजन ऑफ पैसिविटी और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि पर्सन ऐसा सोचेगा कि उसके इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है कोई और। ठीक है। तो डेल्यूजन ऑफ पैसिविटी में क्या सोचेगा पेशेंट कि उसके जो थॉट प्रोसेस चल रही है वो कंट्रोल है किसी और के द्वारा, तो दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ पैसिविटी। फिर उसके बाद आता है हाइपोकॉन्ड्रियाक या हाइपोकॉन्ड्रिकल डेल्यूजन। हाइपोकॉन्ड्रिकल डेल्यूजन का मतलब ये होता है कि पेशेंट ऐसा सोचेगा कि वो बीमार है, पेशेंट ऐसा सोचेगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, मगर उसके सारे रिपोर्ट्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। पेशेंट सोचेगा कि मेरा इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो गया है, मेरा पैर टूट गया है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, एक्सरे मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, ये सारे कंप्लेंट्स वो आपसे कर देगा। मगर उसके जब भी आप मेडिकल टेस्ट या रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगे वो सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकॉन्ड्रियकल डेल्यूजन। नेक्स्ट डेल्यूजन है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये सारे डेल्यूजन आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने सारे डेल्यूजन अपने आंखों के सामने देख रखे हैं। जब हमारी पोस्टिंग लगी थी साइकेट्रिक की, उसमें सारे डेल्यूजन हम देख पा रहे थे क्योंकि हर एक पेशेंट में कुछ ना कुछ टाइप के डेल्यूजन प्रेजेंट है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी सबसे ज्यादा प्रेजेंट था। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि पेशेंट ऐसा सोचेगा कि उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स है। ठीक है। वो बोलेगा अरे मेरा घर तो शाहरुख खान के घर के बगल में है, मैं तो सलमान खान के साथ बैठ के खाना खाता हूँ और मैं कैटरीना कैफ हूँ, मेरे पास ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जो बड़ी बड़ी बातें करेगा, सुपर नेचुरल चीजों के बारे में करेगा, जो बातें जो कि संभव नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं निलहिस्टिक डेल्यूजन। निलहिस्टिक डेल्यूजन का मतलब क्या होता है? ये एक साइकोपैथोलॉजिकल कंडीशन है। साइकोपैथोलॉजिकल कंडीशन इसीलिए कहा जा रहा है कि उसके पास, उस मरीज के पास में ऐसा बिलीफ होगा कि उसका कोई मतलब ऐसा बिलीफ जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मगर उसके दिमाग में वो बहुत ही तो अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। अगर आपसे मरीज कह रहा है, मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं, कि वो एकदम डिनाई कर देगा, वो कहेगा मेरे अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो नहीं है अब, ये बोलेगा मरीज। आप सोच सकते हैं निलहिस्टिक डेल्यूजन का मतलब वो ऐसा सोचेगा कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ही नहीं जो कि रियलिटी में प्रेजेंट है। वो कहेगा मेरा हाथ है ही नहीं, तुम बोलोगे अरे यही तो है तुम्हारा हाथ, मगर वो कहेगा कि नहीं मेरे पास मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ खो गया है, हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज निलहिस्टिक डेल्यूजन। नेक्स्ट डेल्यूजन के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी का मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑथेलो सिंड्रोम। डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी को हम कहते हैं ऑथेलो सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। बाई चांस आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप जरूर आंसर करना, क्योंकि आपने वीडियो देख रखी होगी। मैं ये कह सकती हूँ दावे से, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछेगा तो अगर आपने ये वीडियो पेन और पेपर के साथ देखी है, सारे नोट्स नोट डाउन किए हैं, तो आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी को और क्या कहा जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑथेलो सिंड्रोम। तो ऑथेलो सिंड्रोम होता क्या है? ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन ही होती है जिसमें पेशेंट किसी तरीके से ऐसा कन्विंस हो चुका होता है कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ चीट कर रहा है।
अब ये आप तो कहेंगे कि भाई ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। हाँ, ये एक तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप ही हो गया, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को ये भरोसा हो चुका है अपने थॉट प्रोसेस के अंदर कि मेरा जो साथ वाला पार्टनर है वो मुझे किसी ना किसी तरीके से या किसी ना किसी के साथ मिलके धोखा तो दे ही रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी भी बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी इसीलिए डेंजरस है क्योंकि इसमें मार, लड़ाई झगड़ा, जहर पीना, पिलाना, वायलेंस, ये सारी चीज़ें संभव हैं। क्योंकि सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसे ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ चीट कर रहे हैं, आप उसको धोखा दे रहे हैं, और ये ऐसा बिलीफ है, उसके पास सारे प्रूफ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बस उसका ये थॉट प्रोसेस है जिसको हम डेल्यूजन का नाम दे रहे हैं। और किस प्रकार का डेल्यूजन है? डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल वेरी सिंपल, आपको पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो एक्शन है, उसके जो रिएक्शन है, सब चीज कंट्रोल्ड बाय अदर पर्सन, तो दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, वेरी सिंपल। देन बिजारे डेल्यूजन। बिजारे डेल्यूजन का मतलब कि वेरी यूनिक और ऐसा जो बिल्कुल संभवतः हो ही नहीं सकता, रियलिटी से बहुत दूर, तो दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन, बिजारे डेल्यूजन। ऐसा डेल्यूजन मरीज को है जो बिल्कुल भी रियलिटी में नहीं संभव है, तो दैट इज कॉल्ड एज बिजारे डेल्यूजन। ठीक है, उसके बाद इसी कंटेंट, थॉट के कंटेंट में और चीज़ें क्या क्या है, उसके आइडियाज चेक करने। ये तो हमने डेल्यूजन चेक किए, डेल्यूजन के बारे में हमने पढ़ा, डेल्यूजन के टाइप्स हमने पढ़े। अब हमें पढ़ना है कि आइडियाज, कैसे आइडियाज होंगे पेशेंट के। या तो वो कैसा महसूस करेगा? वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस मतलब उसको लगेगा कि मेरा कोई वर्थ ही नहीं है, मैं फालतू इस संसार में पड़ा हूँ, मैं धरती का बोझ हूँ, तो ये सारे फीलिंग्स। हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब हेल्पलेस महसूस करेगा कि मेरा कोई मदद नहीं कर सकता, मैं किसी से मदद मांग नहीं सकता, मैं किससे मदद मांगू, कोई मेरा नहीं है, तो दैट इज हेल्पलेसनेस। होपलेसनेस, गिल्ट फीलिंग होगी मरीज के अंदर, डेथ की विशेस कर रहा होगा, सुसाइडल टेंडेंसी होगी मरीज के अंदर। ये सारी चीजें आपको थॉट प्रोसेस में आपको चेक करनी है कि सुसाइडल टेंडेंसी में वो बोलेगा कि मुझे मन है कि मैं ट्रेन की पटरी पे जाके लेट जाऊं, मुझे मन है कि मैं छत से कूद जाऊं। ये सारी चीजें जब आपके साथ मरीज कंफर्टेबल हो जाएगा तो वो ये सारी चीजें आपको आंसर करेगा, यस बिलीव दैट, वो आपको आंसर करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज उसके आइडियाज चेक करने हैं। ठीक है, उसके आइडियाज हमें चेक करने हैं, ये सारे आइडियाज होंगे। उसके बाद एक चीज है दैट इज कॉल्ड एज थॉट एलिनेशन फेनोमेना। थॉट एलिनेशन फेनोमेना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें होता है थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें मरीज ऐसा सोचेगा कि उसकी थॉट बहुत ही कंट्रोल्ड है। कैसे? थॉट इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है कोई चीज को इंसर्ट कर देना। मरीज को ऐसा लगेगा कि आपने उसके थॉट प्रोसेस में कोई ना कोई थिंकिंग को इंसर्ट कर दिया है। अगर वो कोई चीज जवाब दे रहा है तो वो बोलेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसने मेरे थॉट प्रोसेस में ये चीज इंसर्ट कर दिया है, तो दैट इज थॉट इंसर्शन। थॉट विड्रॉल, अगर वो कोई चीज का जवाब नहीं दे पाएगा तो वो बोलेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति ने मेरे थॉट को कंट्रोल किया है और मेरी मेमोरीज को खींच लिया है, तो वो थॉट वहां से विड्रॉ हो चुका है या वहां से हट चुका है, तो दैट इज कॉल्ड एज थॉट विड्रॉल। थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें पेशेंट को ऐसा फील होगा कि वो जो भी सोच रहा है उसको टीवी पर दिखाया जा रहा है, उसको न्यूज में सुनाया जा रहा है, उसको न्यूज़पेपर में छापा जा रहा है, उसको ऐसा लगेगा उसके थॉट को कंट्रोल करके ब्रॉडकास्ट कर दिया। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब न्यूज चैनल्स पे चला दिया है, टीवी पे आ गया है, न्यूज़पेपर्स पे आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। ये थॉट एलिनेशन फेनोमेना के अंदर आता है, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद है ऑब्सेशनल या कंपल्सिव फेनोमेना। या तो वो चीज़ों को बहुत बार सोचेगा, इमेजेस जो उसके दिमाग में बसी होगी उसी को दोबारा दोबारा से सोचेगा, रिचुअल्स परफॉर्म करेगा, मतलब अगर एक बार नहाता है 2 बार नहाएगा, 3 बार नहाएगा, 5 बार नहाएगा, बार बार हाथ धोएगा, ये सब कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अंडर में आता है। तो ये थॉट प्रोसेस भी आपको चेक करना है। किसी तरीके का उसको फोबिया है, कोई तरीके का उसको फियर है, तो वो उसके बातचीत के दौरान उसके थॉट प्रोसेस में पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। आज की वीडियो लंबी हो रही है तो आज मैं यहीं आप वीडियो समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं यहीं वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। यहाँ पे हमने स्पीच पढ़ा है आज, मूड एंड अफेक्ट पढ़ा है और थॉट प्रोसेस पढ़ा है। ये सारी चीज़ें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आती हैं। और अब हमारी 2 चीज़ें बची है, दैट इज परसेप्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ होती है इंसाइट, उसको भी हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट 3 में।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, देखो बहुत ही दम लगा के, बहुत ही नॉलेज इकट्ठा करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते हुए, बहुत सारा सेटअप डाल के ये वीडियोस बनती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरीके से बहुत तरीके की नीश पे वीडियो बना रहे हैं, पर मैं अपना कहना चाहूँगी कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। कृपया अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, पूरे वीडियो को पूरी तरीके से देखें, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को जिनको इंग्लिश 1 to 1 नहीं समझ में आ रही है, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ ताकि वो ज़्यादा लोगों तक रीच हो पाए उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ और इस आशा के साथ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।